हेलो बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी क्लास 11th के बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अगर आपको हमारी रिवीजन वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपने अभी तक भी हमारी रिवीजन सीरीज़ को फॉलो नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट में इस रिवीजन सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इसके अंदर हम अपने क्लास 11th के अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन कर रहे हैं विद PYQs एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सर आज हम कौन से चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं? बच्चों आज हम स्टैटिस्टिक्स के एक ऐसे चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक है आपका चैप्टर 6 जो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का, जबकि दूसरा इसका पार्ट जो है वो है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का। यानी कि हम पूरे प्रेजेंटेशन वाले टॉपिक को आज कवर करेंगे, जिसकी फाइनल एग्जाम्स में वेटेज लगभग 6 नंबर तक की आ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की कहानी बताता हूँ। इसके अंदर बच्चों दो तरह से प्रेजेंटेशंस होती हैं। एक होते हैं जिसमें हम डायग्राम्स बनाते हैं और दूसरे होते हैं जिसमें हम ग्राफ्स बनाते हैं, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब जब हम डायग्राम्स की बात करते हैं तो डायग्राम हमारे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन हो सकते हैं। 1 डायमेंशन जो हमारे सिलेबस में है उसमें हमें 6 तरह के 6 टाइप्स के डायग्राम्स बनाने हैं, जबकि 2 डायमेंशन के अंदर हमें सिर्फ एक पाई डायग्राम होता है, वो बनाना होता है। बाकी 3 डायमेंशनल डायग्राम्स हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, तो हमें वो बनाने के लिए नहीं आएंगे। बाकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में हमें ग्राफ्स बनाने होते हैं, जो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने इसमें आपको बताया था कि एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि डायग्राम्स का और ग्राफ्स का क्या इंपॉर्टेंस या क्या यूज़ है, क्यों बनाते हैं। तो इसमें आप 4 मेन पॉइंट्स याद रखना। इससे हमारा डेटा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये एक सिंपल तरीका है डेटा को प्रेजेंट करने का। इससे कंपैरिजन करना भी आसान हो जाता है। और चौथा, इसमें एक यूनिवर्सल यूटिलिटी रहती है, यानी कि हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। फिर अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि डायग्राम बनाने के कुछ जनरल रूल्स बताओ, तो हम कहेंगे कि डायग्राम की एक सूटेबल हेडिंग देना ज़रूरी है। डायग्राम एडिक्वेट साइज़ का होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा या बहुत छोटा, समझ ही ना आए। दूसरा, हर चीज़ विड्थ और हाइट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, तो जो अभी हम डायग्राम्स में देखेंगे। और चौथा, स्केलिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम डायग्राम तो बना देते हैं, अंदर कुछ रंग बिरंगा कलर कर देते हैं, लेकिन ये बताते ही नहीं है कि ये चीज़ क्या डिनोट कर रही है। तो स्केलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम सबसे पहले आपके साथ इस चैप्टर में जो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो किसी भी एक डायग्राम को बनाने के लिए आ सकता है। तो हम 6 तरह के पहले आपके साथ 1 डायमेंशन डायग्राम्स आपको दिखाते हैं। पहला होता है बच्चों बार डायग्राम। बार डायग्राम बहुत ही सिंपल है। एक बिल्डिंग होती है जिसको आप या तो वर्टिकली बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमने करा था। तो यहाँ पर हमें अलग अलग वर्षों के कुछ प्रोडक्शन की फिगर्स दे रखी थी। तो हमने एक्स एक्सिस पर ईयर्स लिख लिया, वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन लिख लिया और हर ईयर में उतनी बिल्डिंग बना दी जितनी उस प्रोडक्शन वैल्यू को दे रखी है। तो 500, 400, 300 और 600। तो इन बिल्डिंगों को बार कहते हैं। तो ये होता है बार डायग्राम। लेकिन अगर हम इन्हीं बिल्डिंगों को वर्टिकली बनाने की बजाय हॉरिजॉन्टली बना दें तो वो भी एक सिंपल बार डायग्राम हॉरिजॉन्टल कहलाया जाएगा। तो उस केस में फिर आपका डायग्राम कुछ कुछ ऐसा नज़र आ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसा भी बना सकते हो। दूसरा होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम का मतलब होता है कि इसमें हम एक ही बार को डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे आप इसमें यहाँ ध्यान से देखें अगर, तो 2015 में हमारे इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी के मार्क्स दे रखे हैं 17। तो इंग्लिश में है 10 मार्क्स, मैथ्स में है 2 मार्क्स और हिंदी में है 5 मार्क्स। तो हमने एक बड़ा सा बार बनाया टोटल 17 मार्क्स का और उसको डिवाइड कर दिया। 10 मार्क्स तक इंग्लिश है, फिर उसके बाद 2 नंबर मैथ्स के और आ गए और 5 नंबर हिंदी के और आ गए। अब हमने एक ही बार को डिवाइड कर दिया 3 चीज़ों में। तो हमें इसकी स्केलिंग करके बताना पड़ेगा कि जो हमने ऐसे डायगोनल डिज़ाइन बनाया है वो इंग्लिश का है, जो वर्टिकल लाइन डिज़ाइन बनाया है वो मैथ्स का है और जो डॉट्स बनाए हैं वो हिंदी को डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने हर साल के बार को डिवाइड कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे सर लास्ट के 2 बार क्यों नहीं डिवाइडेड हैं? तो जिन्होंने क्लास लेक्चर करा था उन्हें पता होगा कि ये मैंने आपको दिया था कि आप खुद बनाओ अपने आप। तो मुझे पता है आपने भी अपने रजिस्टर में नहीं बनाया होगा, आपके भी ऐसे ही खाली चल रहे होंगे। लेकिन इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तीसरे होते हैं बच्चों मल्टीपल बार डायग्राम। अब हम सेम क्वेश्चन को मल्टीपल बार डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम एक ही बार को डिवाइड नहीं करते, हम 3 छोटे छोटे बार बना लेते हैं। जैसे हमारे सब्जेक्ट्स थे हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, अगर आप देखें 2016 में हमने एक बार को डिवाइड नहीं करा, हमने एक छोटा बार बनाया डायगोनल वाला इंग्लिश का,
एक ब्लैंक बार बनाया मैथ्स का और एक वर्टिकल लाइनों वाला बार बनाया हिंदी का। तो इसमें हम 3 बार्स बना रहे हैं एक ही साल के अंदर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मल्टीपल बार डायग्राम, यानी कि इसमें एक ही वर्ष में मल्टीपल बार्स बन जाते हैं। तो आपका चित्र कुछ कुछ ऐसा नजर आ जाता है। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों परसेंटेज बार डायग्राम। इसमें हमें अपनी वैल्यूज को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये इसकी खासियत है। बस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद हम बार बनाएंगे और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 होगा, तो बार की सबकी हाइट बराबर होगी 100%। अब उसमें किसी में 70 और 30 गर्ल्स हैं तो 70% बॉयज़ और 30% गर्ल्स, किसी में 50-50 है तो किसी में 50% बॉयज़ और 50% गर्ल्स, उस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये शक्ल से आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम लगेगा, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये परसेंटेजेस हैं। तो इस वीडियो में यही कमेंट करना है आपको कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम में आपको डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं, ये कमेंट कर देना, ठीक है। पांचवा होता है ब्रोकन बार डायग्राम। ब्रोकन बार डायग्राम तब इस्तेमाल करते हैं जब मान लेते हैं कि 3 बच्चों के नंबर हैं 5, 8 और 4, लेकिन एक बच्चे के नंबर आ गए 99 लेट से। अब हम इतना बड़ा बार बना दें कि वो 99 तक जाएगा तो मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं बीच में उसको थोड़ा सा ब्रोकन ऐसे दिखाकर सीधा ऊपर वैल्यू दिखा देते हैं 99, तो वो डिनोट हो गया कि ये बार इतना बड़ा है कि वो 99 तक जा रहा है। जैसे आप लास्ट वाले बच्चे गए मार्क्स का बार देखोगे तो इसको बोलते हैं ब्रोकन बार डायग्राम। छठा एग्जाम के लिए 100% मस्ट है, ये जरूर करके जाना, ये है डेविएशन बार डायग्राम। अब इसमें क्या होता है, कई बार हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं या बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, जिसका मैंने क्वेश्चन भी आपको मेन क्लास में करवाया था। उसमें कई बार फिगर्स कुछ पॉजिटिव्स भी होती हैं कुछ नेगेटिव्स भी होती हैं, तो हम क्या करते हैं डेविएशन दिखाते हैं। प्रॉफिट्स हैं पॉजिटिव्स हैं तो बार ऊपर की तरफ बन रहा है, लॉस है नेगेटिव है तो बार नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसको बोलते हैं डेविएशन बार डायग्राम। तो ये एग्जाम में ज़्यादा आता है तो आप इसको एक बार ज़रूर देखना। फिर था बच्चों हमारा एक पाई डायग्राम, जो मैंने कहा था कि वो भी हमें इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखना होता है। तो पाई डायग्राम जो होता है वो एक गोल मटोल सा ऐसा पाई की तरह होता है। अब हम जानते हैं कि जो फुल सर्कल होता है उसका हमारा कितना डिग्री एंगल बनता है 360 डिग्री, तो हमें हर आइटम को पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसमें आपकी खासियत ये है, लेट्स से कि आपके 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं 40, 60, 50 और 50, तो आपको पहले इसका टोटल करना है, वो है 200, और हर मार्क्स की डिग्री बनानी है। और डिग्री कैसे बनानी है वो रेड कलर से फोकस कर लेना। जो भी आपके मार्क्स हैं 40, उसको डिवाइड करना है टोटल से 200 इंटू 360 डिग्री, तो वो आ गया 72 डिग्री। इसी तरह 60 मार्क्स बन गए 108 डिग्री, 50 मार्क्स बन गए 90 डिग्री एंड सो ऑन। अब इन डिग्रीज को जब हम एक गोले के अंदर प्लॉट करते हैं तो कुछ कुछ इस तरह से आपका बार डायग्राम नजर आना शुरू हो जाता है, यानी कि जो 108 डिग्री है वो आ गया, 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, 72 डिग्री आ गया, और फिर हम उनकी स्केलिंग कर देते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तो ये बेसिकली होता है हमारा पाई डायग्राम। तो आई होप आपको डायग्राम्स पहले अच्छे से समझ आ गए होंगे कि क्या क्या डायग्राम्स हैं। अब इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था अपना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि जिसमें हमें ग्राफ्स बनाने थे। तो मैंने इसमें आपको बताया था बच्चों कि हमारे सिलेबस के अनुसार हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ बनाने होते हैं, जो बेसिकली हमारे कोर्स में 5 तरह के होते हैं। तो एक बार हम ग्राफ्स को भी देखते हैं कि किस तरह से हमारे को 5 प्रकार के ग्राफ बनाने। तो अगर मैं पहले ग्राफ के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये तो मैं मान के चलता हूं कि सबको पता ही है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट 1, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट 2, एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव तो क्वाड्रेंट 3, और एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव तो क्वाड्रेंट 4। अब हमें जब ग्राफ बनाने हैं तो वो कौन कौन से बनाने, एक बार वो आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें जो ग्राफ बनाना होता है उसका नाम है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में ये फ़र्क होता है कि बार डायग्राम में बिल्डिंगें दूर दूर होती हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में बिल्डिंगें आपस में चिपकी हुई होती हैं। अब क्योंकि वैसे भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना है, तो इसमें आपको हमेशा क्लास इंटरवल दे रखे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये क्लास इंटरवल हैं जो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले क्लास इंटरवल हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इस तरह से आपका एक हिस्टोग्राम नज़र आ जाएगा, जिसमें हर क्लास इंटरवल के ऊपर उतने लेवल तक का आपको एक तरह से बिल्डिंग नज़र आ जाएगी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो दिस इज हिस्टोग्राम। अब अगर इसमें आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हों
और फिर बोले कि हिस्टोग्राम बनाओ, तो पहले आपको मिड पॉइंट से क्लास इंटरवल में सीरीज चेंज करनी पड़ेगी और फिर हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। मिड पॉइंट से क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं वो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता ही है, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता तो वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आप दोनों मिड पॉइंट्स के डिफरेंस को लेकर डिवाइड कर दें 2 से, तो आंसर आया 5। फिर लोअर लिमिट निकालने के लिए 5 माइनस कर दें और अपर लिमिट निकालने के लिए 5 प्लस कर दें, तो आपका लिमिट बन गया 145 टू 155। तो फिर इस तरह से आपके क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे एंड देन आप हिस्टोग्राम बना लोगे। अगर आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से, जिसमें आप कह सकते हो कि अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं, यानी शुरू में आप देखो तो सिर्फ 5 का गैप है, फिर बीच में 10 का गैप हो गया 30 टू 40, और फिर तो 40 टू 60 और 60 टू 80 20 का गैप हो गया, तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ता है। अब जैसे जो सबसे छोटा गैप है वो है 5 का, तो जैसे 10 टू 15 फ्रीक्वेंसी है 7 तो वो 7 रहेगा, 15 टू 20 फ्रीक्वेंसी है 19 तो वो 19 रहेगा। लेकिन जब 30 टू 40 हो गया लाल रंग वाला, यानी कि 10 का गैप है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 12, तो अब हमें उसको गैप को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बन गई 6। इसी तरह जब 40 टू 60 20 का गैप है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 12 और हमारा मिनिमम गैप है 5 का, तो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर आ गया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का 3। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, तो फिर आपको जो हिस्टोग्राम नज़र आएगा वो कुछ कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये आपका हिस्टोग्राम होगा। तो 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30 में तो नॉर्मल बार है 5-5 के गैप के ऊपर। फिर 30 टू 40 में कंप्लीट एक बड़ा ग्रीन रंग का बार है 6 फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड वाली। 40 टू 60 में फिर एक और 3 फ्रीक्वेंसी, और 60 टू 80 में एक और 2 फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड वाली ऐसे नज़र आएगी। तो ये भी स्पेशल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अच्छा, 14 एग्जाम्पल आपको बताया था कि कभी कभी सीरीज म्यूचुअली इंक्लूसिव दे रखी होती है, यानी 5 टू 9, 10 टू 14, 15 टू 19 इस तरह से, तो आप उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लोगे जैसा यहाँ पर दे रखा है, और फिर अपना हिस्टोग्राम बना लोगे। तो ये हो गए हिस्टोग्राम के प्रकार। अब दूसरा होता है बच्चों लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व। लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व में हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती है जैसे यहाँ पर दे रखी है, और इसमें हम फ्रीक्वेंसी के लेवल को मार्क करके हिस्टोग्राम नहीं बनाते, सिर्फ एक लाइन खींच देते हैं जैसा आपको डायग्राम पे नजर आ रहा है। तो जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी लाइन वहां तक पहुंच जाएगी, तो इसको बोलते हैं लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व। अब तीसरा होता है बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये 2 तरह से बनाया जा सकता है, एक है विद हिस्टोग्राम, एक है विदाउट हिस्टोग्राम। इसमें कोई अंतर नहीं है वैसे तो। विद हिस्टोग्राम और विदाउट हिस्टोग्राम में बस फर्क ये है कि अगर आप विद हिस्टोग्राम बनाते हैं तो पहले आप सारे हिस्टोग्राम बना लेंगे जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, और उन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो सारे हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जा रही होगी जैसा आप वहाँ पर देख रहे हो। बाकी इसमें एक प्रॉपर्टी आपको लिखवाई थी अगर याद हो कि एरिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिस्टोग्राम इज इक्वल टू द एरिया इंक्लूडेड अंडर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व। जो मैंने समझाया भी था कि वो जितने हरे हरे रंग के पोर्शंस हैं जो हिस्टोग्राम से एक्सक्लूड हो रहे हैं वो हमारे मतलब बराबर होंगे वो पर्पल रंग के रीजन से जो मतलब हमारे आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, तो खैर आप याद रखना, दैट्स इट। एरिया अंडर हिस्टोग्राम इज इक्वल टू एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब उसी डायग्राम को अगर मैं बिना हिस्टोग्राम के बनाऊंगा, उसमें से हिस्टोग्राम रब कर दूंगा, तो फिर ये हमारे क्या नजर आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसी भी तरह से आपको बनाने को आ सकता है, या तो विदाउट हिस्टोग्राम या विद हिस्टोग्राम। बाकी इसमें हमें मिड पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखा रखे हैं। अच्छा, चौथा होता है फ्रीक्वेंसी कर्व या स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व जिसको बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही है, बस इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, इसमें हमें एक फ्री हैंड से लाइन बनानी है। तो बस यही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर जो लाइन बना रहे हैं हम पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्केल से सीधी लकीर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर हम फ्री हैंड बिल्कुल मतलब स्केल से नहीं जोड़ना, एक फ्री हैंड स्मूथ कर्व बनाना है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी कर्व। पांचवें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करना, इसका नाम है ओजाइव्स। ये 2 टाइप के होते हैं। अब देखो इसमें हमारा क्या फंडा होता है, हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो आपको पहले
क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में, और इसी तरह मोर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में, तो फिर आपकी दो सीरीज बन जाएंगी, एक रेड कलर वाली लेस देन वाली सीरीज और एक ग्रीन कलर वाली मोर देन वाली सीरीज। और उनकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं हमें उन्हें प्लॉट करना पड़ता है, और इस तरह से फिर आपको दो ओजाइव्स नजर आते हैं, एक लेस देन ओजाइव जो इस तरह की वैल्यू से ऊपर जा रहा होगा, एक मोर देन ओजाइव जो ग्रीन रंग वाली वैल्यू से इस तरह से नीचे आ रहा होगा। तो लेकिन इसमें यह ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उससे आपको मोर देन और लेस देन सीरीज पहले बनानी होगी, वो मैं मान रहा हूँ कि आपको आती है, वेरी सिंपल। अगर किसी को नहीं भी आती तो भी सिखा देता हूँ। लेस देन सीरीज बनाने के लिए आप लोअर लिमिट्स लेते हो, लेस देन सीरीज बनाने के लिए आप अपर लिमिट लेते हो, यानी कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 ऐसे, और फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहते हो, जैसे 4, 4 + 4 8, 8 + 7 15, 15 + 10 25, 25 + 12 एंड सो ऑन। लेकिन जब आप मोर देन सीरीज बनाते हो तो आप लोअर लिमिट्स लेते हो, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 ऐसे ऐसे, और उसमें टोटल को सबसे पहले लिखते हो 50, और उसमें से फ्रीक्वेंसीज माइनस करते रहते हो, 50 - 4 46, 46 - 4 42, 42 - 7 35, 35 - 10 25 एंड सो ऑन। तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करना, और फिर इन वैल्यूज़ को हम प्लॉट करेंगे तो हमारे ओजाइव्स आ जाते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम अगर दोनों ओजाइव्स एक जगह बनाएं, एक मतलब डायग्राम पर बनाएं, तो जहाँ ये ओजाइव्स कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको मीडियन कहते हैं। हालांकि ये आपसे कहेगा नहीं निकालने को, लेकिन ये जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने आपको बताया था। तो ये हैं वो हमारे टोटलिटी में जो ग्राफ्स हमें पढ़ने थे। बाकी इसके अलावा मैंने टाइम सीरीज ग्राफ आपको कहा था कि हमारे सिलेबस में एज सच नहीं है, लेकिन वो कुछ कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, आप नज़र मार लो, जिसमें हमें समय दे रखा होता है 2000 जैसे 11 12 इस तरह से एंड सो ऑन, और हमें कुछ भी वेरिएबल की वैल्यू प्लॉट करनी पड़ती है, और अगर दो वेरिएबल होंगे तो उस तरह से फिर दो वैल्यूज़ प्लॉट करनी पड़ती है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो उसमें दो टीम्स की रन रेट्स होते हैं, तो एक पहली टीम का एक दूसरी टीम का, तो वो इस तरह से नज़र आता है। तो ये बेसिकली हमारे बच्चों इस पूरे चैप्टर में डायग्राम्स और ग्राफ्स थे। तो आई होप आपको अच्छे से पूरा रिवीजन इस चैप्टर का हुआ होगा। Hello, I'm Jasmine from Gurgaon and I have secured 98.8% in my 12th boards. और मैं सारा क्रेडिट पराग सर एंड आरकेजी इंस्टीट्यूट को देती हूँ। मैं पहले 11th में सर को यूट्यूब पे फॉलो करती थी एंड 12th में मैंने उनके डिजिटल बैच को ज्वाइन किया, एंड सर का पढ़ाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। वो जो हम लोग की थॉट प्रोसेस होती है वो उसी टाइम समझ जाते हैं, और जो हमें डाउट्स दिमाग में लग रहे होते हैं वो देन एंड देयर वो क्लियर कर देते हैं। एंड लास्ट तक सर हमारा सपोर्ट किया थ्रू आउट द ईयर। सर ने हमारे डाउट्स लिए, हमें सारे रिवीजन करवाया, चाहे MCQ हो चाहे रिटन पेपर हो, सब सर ने बहुत अच्छे से करवाया थ्रू आउट द ईयर। एंड आई रियली वांट टू थैंक पराग सर एंड आरकेजी इंस्टीट्यूट। टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अब इसका एक ही क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता है 3 से 4 नंबर का, लेकिन इसमें हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की अगर मैं बात करूँ तो 4 तरह से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। एक होता है टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, यानी कि जिसमें हम पैराग्राफ लिखते हैं, इसका कोई चैप्टर हमें नहीं पढ़ना। दूसरा होता है सेमी टैबुलर प्रेजेंटेशन, जिसमें हम टेक्स्ट भी लिखते हैं और टेबल भी बनाते हैं, इसका भी कोई चैप्टर नहीं पढ़ना। लेकिन दो मेन प्रेजेंटेशंस होती हैं, एक होती है टैबुलर प्रेजेंटेशन और दूसरी होती है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, जो हम अगले चैप्टरों में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है टैबुलर प्रेजेंटेशन। अब टैबुलेशन क्या होता है? तो देखो बच्चों, टैबुलेशन का मतलब है कि हम अपने स्टैटिस्टिकल डेटा को, सारी जानकारी को एक टैबुलर फॉर्मेट में, टेबल के अंदर, रेक्टेंगुलर सी दिखने वाली टेबल के अंदर फिल करके दिखाते हैं। तो दैट इज नोन एज टैबुलेशन। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है थ्योरी के अंदर कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो मैंने आपको लिखवाया था कि देखो ये हमारे कॉम्प्लेक्स डाटा को ईजी कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। दूसरा, ये कंपैरिजन में हेल्प करता है। तीसरा, इसका इंप्रेशन हमारे दिमाग में लास्ट करता है ज़्यादा समय तक। और चौथा, हम फैक्ट्स को छोटी सी जगह में प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए या फ़ायदे भी हो गए। बाकी एक अच्छी टेबल के एसेंशियल्स क्या हैं, एक अच्छी टेबल कैसी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे अच्छी टेबल अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसका साइज़ मैनेजेबल होना चाहिए, उसमें कंपैरिजन आसानी से किया जा सके, वो हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाई गई हो और उसको समझना बहुत आसान हो, यानी कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद बच्चों जो हमने पढ़ा था पॉइंट, वो 100% एग्जाम में आता है थ्योरी में, तो इसको ज़रूर लर्न कर लेना। थ्योरी आएगी तो यही आएगी और कुछ नहीं आएगी
कि टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं और क्या होते हैं। तो देखो, टेबल के बहुत सारे पार्ट्स आपको लिखवाए थे। पहला होता है टेबल नंबर, जो भी दिखाऊंगा। दूसरा होता है टाइटल, जो हम सबसे ऊपर लिखते हैं, मेन हेडिंग। फिर होते हैं कैप्शन, यानी कि कॉलम्स की हेडिंग। फिर होते हैं स्टब, यानी कि जो रो है उसकी हेडिंग। फिर होती है बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल मतलब जिसमें सारा इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डेटा होता है। छठा होता है हेड नोट या प्रिफरेटरी नोट। ये हम कुछ अगर ज़रूरत पड़ती है तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते। जैसे सारी रुपीज़ मिलियन में है तो इस तरह की डेटा इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। सातवां होता है फुट नोट। ये टेबल के नीचे आता है, अगर हमें कुछ और बात लिखनी है तो फुट नोट में दिखा सकते हैं। और लास्ट होता है सोर्स। सोर्स का मतलब कि अगर हमने कोई जानकारी कहीं से ली है तो उस सोर्स के बारे में मेंशन करते हैं, लाइक वेबसाइट का नाम या कुछ भी इस तरह से। तो एक डेमो देखो यहाँ पर आपको दिखा रखा है। टेबल नंबर आ गया, टाइटल आ गया, फिर उसके नीचे हेड नोट अगर कुछ है तो, कॉलम के हेडिंग को कहते हैं कैप्शन, जैसा आप देख रहे हो, और उसके अंदर छोटे छोटे कॉलम्स जो हैं उनकी हेडिंग को बोल सकते हैं सब कैप्शन। बाकी जो रो है यहाँ पर, इस रो की हेडिंग को बोलते हैं स्टब, और इसके अंदर होती हैं स्टब एंट्रीज। बाकी जो बीच में पूरा डेटा है उसको बोलते हैं बॉडी, और फिर नीचे आता है फुटनोट, और सबसे नीचे आता है सोर्स। तो ये आपको याद रखना है। बाकी बात करूँ टेबल के टाइप की, तो टेबल के टाइप से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये थ्योरेटिकल बात बताई थी कि जनरल पर्पस टेबल हो सकती है, स्पेशल पर्पस टेबल हो सकती है। ओरिजिनलिटी की बात करें तो ओरिजिनल टेबल हो सकती है या डेरिवेटिव टेबल हो सकती है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर बात करें तो सिंपल टेबल हो सकती है या कॉम्प्लेक्स टेबल हो सकती है। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें थी। हालांकि हमारे एग्ज़ाम के अंदर हमें क्वेश्चन देता है जिसको हमें बस एक टैबुलर फॉर्मेट में पुट करना पड़ता है। तो मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन का, जो मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। तो आपका बच्चों इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ जानकारी देगा कि एक टाउन ए है, एक टाउन बी है, यहाँ पर इतनी महिलाएं हैं, यहाँ पे इतने पुरुष हैं, ये कॉफ़ी पीते हैं, ये कॉफ़ी नहीं पीते, मतलब कुछ भी इस तरह का एक क्वेश्चन होगा। आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन को एनालाइज करके एक फ्लो चार्ट बनाने की पहले कोशिश करनी चाहिए। वो फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि टाउन ए है, टाउन ए में 40 फीमेल है, 60 मेल हैं, जिसमें से मेल में फीमेल में इतनी कॉफ़ी पी रही हैं, इतनी नहीं पी रही हैं। इसी तरह मेल में भी, या टाउन बी बना लिया, उसमें इतने फीमेल हैं, इतने कॉफ़ी पीती हैं, इतने मेल्स हैं, इतने कॉफ़ी पीते हैं। इस तरह का आपने एक फॉर्मेट बना लिया फ्लो चार्ट के फॉर्म में। फिर इसको फिल करना है अपनी मेन टेबल में, जो आपका मेन सॉल्यूशन होगा। अब वो टेबल कैसी दिखती है, वो आपकी टेबल कुछ कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब इसको आप किसी भी तरह से बना सकते हो। लेट्स से आपने रोज़ में लिख लिया कॉफ़ी और नॉन कॉफ़ी, और ऊपर मेन हेडिंग्स में आपके आ गए टाउन ए, टाउन बी। टाउन ए के अंदर मेल फीमेल लिख लिया, टाउन बी के अंदर मेल फीमेल लिख लिया, और हर फ्लो चार्ट की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो सारी फिगर्स यहाँ पर फिल कर दी। नीचे के लास्ट के कॉलम को और उधर के लास्ट के कॉलम में टोटल बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, और इस तरह की टेबल आपकी बन जाती है। ऑल्टरनेटिवली इसका दूसरा सॉल्यूशन भी था, आप अपनी टेबल को ऐसे भी बना सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया था कि टेबल बनाने का तरीका। तो इस चैप्टर में बस आपको टैबुलेशन करनी है, और टैबुलेशन के लिए इस तरह के क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करनी है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा या तो टेबल के पार्ट्स या फिर टैबुलेशन करके दिखाओ। तो बस इस चैप्टर में आपको बस इतना से ही काम करना था। बाकी रिवीजन करेंगे अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर में, जिसमें मैं आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पूरा अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा।